अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों का? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक का थोड़ा सा रिमाइंडर ले लेते हैं कि लास्ट वीक में आप लोगों ने जो टास्क दिए थे आप लोगों को कंप्लीट कर लिए हैं या कुछ में से कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी सर, कंप्लीट हो गया था। सबमिशन सबने करवा दिए? जी सर। आप लोग माइक ऑन कर लें, कर सकते हैं तो प्लीज़ कैम वगैरह माइक पर ऑन कर लें। लास्ट वीक में से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी था। ताहा आपको क्या समझ नहीं आया लास्ट वीक में से? सारा तो रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बट आप आपने अगर ट्राई किया तो उसको पूछ लें, जो चीज़ समझ नहीं आई तो बता देते हैं इंशाल्लाह। रिवाइज के लिए तुम्हारा सेशन पड़ा हुआ है ना, रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है। अच्छा था, अगर आपने लास्ट सेशन नहीं लिया तो उसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक ग्रुप में पता नहीं टीम ने सेंड की है कि नहीं की, तो वो आपको मिल जाएगी, आप प्लीज़ वहाँ से फिर कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। वो सेशन रिकॉर्डेड होगा आई थिंक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो आप लोगों को टास्क दिया था पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का, वो सबने बना लिया या किसी का अभी तक नहीं बना? किसने अभी तक नहीं बनाया? सबने बना लिया है? तो आपका नहीं बना अभी तक? हम्म, अच्छा कोशिश करें माइक ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे तो सेशन इंटरेक्टिव नहीं होता। तो माइक ऑन करके मुझे बताएं कि क्या समझ नहीं आई, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उन चीज़ों को, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर AWS पर पेमेंट नहीं हो रही थी। जी जी, मोनस, जुहेब, रिजवान, आप लोगों का हो गया पीरियड? जी सर, हो गया। यस सर, लास्ट वाली की बात करें, जो सेशन 3 का। जी जी। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। वो एक्चुअली जरा काफी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन समझ आ गई थी आपको कि करना कैसे है? और ये सर, वो EC2 वगैरह की बिल्कुल सब कुछ समझ आ गई थी। बस डेवलपमेंट में थोड़ा इशू आ रहा है, बाकी सब ओके था जो आपने कर सिखाया। ओके ओके, ठीक है। तो EC2 पे मतलब आपकी डिप्लॉयमेंट वाला होगी थी, राइट? यस सर। चले, बेहतरीन है। ओके जी सर, सारा टास्क हो गया था कंप्लीट। हम्म, ठीक है। अच्छा कोशिश करें कि आप डेवऑप्स तो सीख रहे हैं, लेकिन साथ ये जो वेब डेवलपमेंट है ना, ये आपके लिए एक बोनस बोनस चीज़ है कि ये अगर आप सीख जाते हैं तो दिस इज़ द मिनिमल थिंग दैट एवरीवन शुड नो। मतलब एआई के साथ आजकल इसको करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आपके पास डेवऑप्स में फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क नहीं आता, कोई काम नहीं है, तो आप साथ वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, या इस पे फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। सर, आपके लेक्चर्स मंस्टैक के पड़े हुए हैं यूट्यूब पे? मनस्टैक के लेक्चर कुछ हैं कुछ नहीं है। सर, अगर वो लेक्चर्स मिल जाते तो आसानी हो जाती, कि अगर कभी भी जरूरत पड़ जाती तो। जो मनस्टैक के लेक्चर हैं उसमें कुछ तो रिकॉर्डेड थे बट कुछ नहीं थे रिकॉर्ड, तो जो रिकॉर्डेड थे वो हमने यूट्यूब पे उसी चैनल पर अपलोड कर दिए थे, वहां से आप देख सकते हैं। ओके सर। हम्म, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो जी फराज। जी सर, लास्ट लेक्चर में आपने पोर्टफोलियो का कहा था कि वो आपने कहा था कि कोई टूल बनाना है अपना, कोई यूनिक आइडिया सोच के उस पर काम करना है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम तो चलो खैर है, लेकिन आज की जो मेरी अनाउंसमेंट होनी है वो यही थी कि
आप लोगों ने एक्चुअल में कोई टास्क स्टार्ट करना, आप लोगों ने देखा होगा लिंक्डइन पे ही हमारे के बहुत सारे लोग हैं जो कि एसक्यूएल में से भी हैं, फिर मन स्टैक में से हैं, एआई ऑटोमेशन में से हैं, तो वो कितनी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस बना के तो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है हमारे साथ ना। तो अब कर्सर के साथ बनाना या एआई के साथ बनाना तो बिल्कुल आसान हो चुके हैं ना, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कोई भी छोटा मोटा आइडिया जो जो कि आपको लगता है कि आज के दौर में कोई गैप है, मार्केट गैप है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उस पर कोई टूल बना लें, कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना लें, उसको लाइव करें, तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है, यहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लगती या फिर जब तक आपको कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं आता, तो साइड बाय साइड आपका कोई ना कोई आइडिया लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट टाइम ये था, लेकिन आज आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई आइडिया स्टार्ट करें। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर बात है आपको उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और उसकी डोमेन भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, उस पर एसएसएल भी ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की, किसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही, उसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन पे काम करेंगे, उसको लाइव करेंगे, तो फिर आप बहुत सारी डेवऑप्स की चीज़ें जो कि आपको वैसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करें अपना प्रोजेक्ट बनाएं, उसको लाइव करें। प्रोजेक्ट बनाना मैंने सिखा दिया था। आज भी हमारा इस सेशन में जो चीज़ शामिल है वो वेब का प्रोजेक्ट भी है इसमें, ठीक है। साथ हम इसमें सैनिटरी देखेंगे, साथ हम देखेंगे स्वैगर को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और हम एपीआईज का देखेंगे कि बैकएंड एपीआईज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनती है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग। बाकी मैं आज आप लोगों को जीसीपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि जीसीपी किस तरह से वर्क करता है। तो अब आप लोगों ने पता क्या कोशिश करनी है, देखें कि हमारा ये जो फोर वीक्स का सेशन था ना, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था, इसमें हमने कोशिश करनी थी कि आपको ना एक तरीका बता दें चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को बनाने का। जैसे मैंने लास्ट वीक में भी जो EC2 को कन्फिगर किया था, वो हमने सारा चैट जीपीटी से ही स्टेप बाय स्टेप लिखवा के उसको कर दिया था। आप लोगों को सिर्फ चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि चीज़ का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, इसको ये किस काम आ सकती है हमारे एप्लीकेशन के। जैसे SSL है तो SSL का पर्पस क्या है, ठीक है, या फिर एम्पलीफाई का क्या पर्पस है, EC2 का क्या पर्पस है, ECS का क्या पर्पस है। अगर आपको सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन है तो फिर उसके बाद उन चीज़ों को करना कैसे है और कैसे किया जा सकता है, या वेब डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट पे IP लिमिटेशंस लगाते हैं, फिर रिकैप्चा होता है, और थ्रॉटल्स, हेलमेट वगैरह तरह की लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हम इंप्लीमेंट करके वेबसाइट को सिक्योर करते हैं साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सिर्फ इनका जो पर्पस है वो पता होना चाहिए। अब के दौर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है, वो हमने आपको एक पाथ बता दिया कि इस तरीके से इसको करना है। अब आप लोगों का काम है कि इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, आगे एडवांस से एडवांस चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इसको अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट होते हैं तो आपको नहीं आइडिया होता कि यार आगे क्या होगा, किस फील्ड है क्या, किस तरफ जा सकते हैं। जैसे हमारा एक लास्ट सेशन हुआ था या सेकंड सेशन था आई थिंक, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको असल में ये भी नहीं पता था कि सर्वर क्या होता है, कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, या फिर एक्चुअल में AWS होता क्या है। तो फिर उनको बिल्कुल जीरो पे जाके बताना पड़ा कि अच्छा यहाँ से आप लोकल अपने कंप्यूटर पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर एक डेडिकेटेड सर्वर अपने ऑफिस में रखते हैं, फिर वहाँ से हम आगे होस्टेड सर्वर्स की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग होती है, VMs होते हैं, और आगे फिर इसी तरह आगे डिजिटल और AWS और GCP और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। और अगर आपने बिल्कुल एक आसान चीज़ की तरफ जाना है तो फिर वर्सल वगैरह, रेंडर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जहाँ पे आप इजीली होस्टिंग कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को देखें, वो जो फर्स्ट डे पे आप लोगों को एक झिझक थी, एक कन्फ्यूजन थी कि फील्ड है इस बारे में, तो वो आई थिंक वो कवर हो चुकी है, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, राइट। अभी तक किसी को अगर नहीं क्लियर हो तो वो पूछ ले, मैं दोबारा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेन पर्पस था कि आप लोगों को इस मार्केट का, इस डोमेन का एक्सपोजर देना। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के पास जो भी चैलेंजेस आएंगे, कि जो भी न्यू रिक्वायरमेंट आ गया आपकी क्लाइंट तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से, तो आपको तरीकाकार पता चल गया कि हमने किस तरीके से इसको आगे इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इसको कवर करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। तो अब आगे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। हमारे पास आज का एक सेशन है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा ये हमारा लास्ट सेशन है, और उसमें मैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन किस तरह से सेटअप करनी है, अपने अपवर्क की प्रोफाइल किस तरह से सेटअप करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जॉब्स वगैरह से रिलेटेड कुछ देख लेंगे। जो आप लोग
इस वीक में जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, उन प्रोजेक्ट्स को एक्चुअल में प्रोडक्शन की तरफ कैसे लेके जाना है, वहाँ से अर्निंग कैसे करनी है, तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। सही है। तो बेसिक जो वेब डेवलपमेंट थी वो सॉरी वेब डिप्लॉयमेंट वगैरह थी वो आपको आ चुकी है। आप उसमें आपने वर्सल भी सीख लिया, EC2 को भी सीख लिया, और उसके बाद आपने एम्पलीफाई को भी सीख लिया। आपको राउट 53 वगैरह पता चल गया, SSLs का पता चल गया, PM2 वगैरह का होता है, इंजीनियरिंग सर्वर क्या होता है, ये चीज़ हमको लोगों को आइडिया होगी। अगर इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को नहीं आती तो उसको हमने चैट GPT के साथ कैसे करवाना है, या फिर चैट GPT को हमने कैसे यूज़ करना है डिबगिंग वगैरह करने के लिए, उन चीज़ों का आपको आइडिया हो गया। तो मतलब ये कि अभी आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, तो आप उसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप उसको EC2 की तरफ नहीं भी लेके जाना चाह रहे तो आपके पास वर्सल का ऑप्शन है। अब इसके अलावा रेंडर एक है प्लेटफॉर्म है। अब चूंकि हमने रेंडर सीखा तो नहीं है, लेकिन जो रेंडर है वो भी वर्सल जैसा ही है। अगर आपको वर्सल की समझ आ गई तो आप रेंडर को खुद ही एक्सप्लोर करके खुद इसको मैनेज कर लेंगे। और इसी तरह जैसे एम्पलीफाई है, तो एम्पलीफाई की तरह वर्सल भी एम्पलीफाई के रिप्लेसमेंट में यूज होता है। इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपको अगर एक चीज़ का सही एक्सपोजर मिल गया है, समझ आ गई है, तो आपको तरीकाकार पता चल गया कि अच्छा किस तरह से वेब एप्लीकेशन वर्क करती हैं और इनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को इंशाल्लाह खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। सही है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा गोल है वो यही है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाएं, उसके ऊपर कोई ना कोई पेमेंट मेथड अप्लाई करें और उसको लाइव करें। ठीक है। तो पोर्टफोलियो तो आई थिंक आप लोगों ने बना ही लिए होंगे अब तक। पोर्टफोलियो सबने बना ली है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स जो है वो तो एक मिनिमल चीज़ है जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाई और समझ नहीं आई तो वो कोई भी क्वेश्चन है डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक लेवल का, 0 लेवल का क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई विल नॉट माइंड। चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके। तो अच्छा जी, तो एक तो आप लोगों को मैंने आज बताना था। अच्छा, बैकएंड एपीआईज का सबको आइडिया है? बैकएंड एपीआईज क्या होती हैं या रेस्टफुल एपीआईज क्या होती हैं? किसी को नहीं आइडिया तो वो हैंड रेज करें। अगर सबको आइडिया फिर मैं इसको स्किप करके एक्सप्लेनेशन को आगे निकल जाऊंगा प्रैक्टिकल की तरफ। नहीं सर, एक्सप्लेन कर दें जरा थोड़ा। ओके ओके ठीक है। अच्छा, बैकएंड एपीआईज बेसिकली होती क्या है? जो भी वेब एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक तो आपके पास यूजर इंटरफेस होता है जो कि फ्रंट एंड आप देख रहे होते हैं। ठीक है। और जहाँ पे आप यहाँ पे यूजर एक्शन लेता है, उसको टेक्निकल चीज़ों का आइडिया नहीं होता, बट स्टिल वो इंटरफेस को देख के उसको यूज करता है एप्लीकेशन को। तो ये होता है हमारे पास फ्रंट एंड। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या करती है कि जहाँ पे हमारा डेटा एक्चुअल में सेव हो रहा होता है, आप कोई भी साइन अप करते हैं, कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके उसका रेफरेंस या उसका रिकॉर्ड सेव होता है। ठीक है। अब फ्रंट एंड से डेटाबेस के दरमियान जो एक लेयर होती है जो कि फ्रंट एंड से डेटा डेटाबेस की तरफ लेके जाती है और डेटाबेस से डेटा लेके फ्रंट एंड को देती है, उसको हम कहते हैं बैकएंड एपीआई लेयर। इसको बैकएंड भी कहते हैं, एपीआई भी कहते हैं, रेस्टफुल एपीआई भी इसके कह सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली करती है कि मिडिल मैन के तौर पे काम करती है ताकि डेटाबेस को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करवा सके। अब एपीआईज जो है वो एपीआई एंड पॉइंट्स 4 तरह के होते हैं। उसमें गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, पुट होता है। ठीक है। इसको हम अभी देख लेते हैं। इसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स होते हैं। अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें, मोबाइल सॉरी बैकएंड एप्लीकेशंस की बात करें जहाँ पे हम एपीआईज बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं स्वैगर के नाम से। तो बेसिकली स्वैगर क्या करता है कि स्वैगर का पर्पज ये होता है कि एपीआईज की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ऑटोमेटिकली बनाना, और जो जिन लोगों ने इस एपीआई को यूज करना है उनको उनको हेल्प आउट करना अंडरस्टैंड करने में कि ये एपीआई, इसमें कौन कौन से एपीआई एंड पॉइंट्स मौजूद हैं और आपने उन एंड पॉइंट्स को किस तरह से यूज करना है। तो बेसिकली एपीआई ये होती है, सिंपल वर्ड में। समझ आ गया कि इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूं? अभी से प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमारा जो गोल है वो ये है
कि हमने बिल्कुल एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है। इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैकएंड एपीआई बनाएंगे, उस बैकएंड एपीआई के अंदर हम ओपन एआई को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब ओपन एआई जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने चैट जीपीटी तो यूज़ किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपने चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन बनानी है कि आप एक चैटबॉट बनाएं, वहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट ऐड करें तो वो आपको एआई के साथ रिप्लाई करे, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई बैकएंड पे एआई यूज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एलएलएम यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई ओपन एआई का जो मॉडल है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब एआई यूज़ करनी पड़ेगी जो कि हमें रिस्पॉन्स दे सके, उसकी एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी एक की ओपन एपीआई है, उसका हम यूज़ करेंगे। और फिर उसका हम देखेंगे कि हम उसको पोस्टमैन में कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टमैन के साथ जो उसकी जो पोस्ट एंड पॉइंट होगा उसको हम कैसे अपना टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें वो रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमने बैकएंड एपीआई बनाई है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है, उसको हम स्वैगर के साथ देखेंगे। फिर हम इसी के अंदर सैनिटरी ऐड करेंगे। सैनिटरी बेसिकली होती है एप्लीकेशन के लॉग्स वगैरह या एरर्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए, कि जब आप लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन बनाते हैं या अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उस टाइम तो सीएमडी के अंदर या टर्मिनल के अंदर आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या एरर्स आ रही हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर आपको पता नहीं चल पाता कि इसको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे हमने AWS में क्लाउड वॉच का देखा था, तो वहां से आप एप्लीकेशन मॉनिटर कर सकते हैं, बट स्टिल उसके लिए आपको AWS के अंदर जाके वहां से उसको देखना पड़ेगा, और वहां पे बहुत ज़्यादा लोग वगैरह क्रिएट हो रहे होंगे। तो उससे भी ज़्यादा आसान जो चीज़ है ना, जो बिल्कुल आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो है सेंट्री। तो सेंट्री को इंशाल्लाह देखेंगे कैसे इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जब एरर्स आएंगी तो उसको मॉनिटर कैसे करना है। और उसके बाद फिर हम छोटा सा एक फ्रंट एंड बना लेंगे जहाँ पे हमें पता चल जाएगा, जहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा कि अब इस एपीआई को हमने चैटबॉट को हमने कैसे यूज़ करना है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी ने पहले लेक्चर नहीं भी अटेंड किए या उसको पहली चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो इंशाल्लाह उसको आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से एक बेसिक वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, बैकएंड भी बना सकते हैं, और उसको किस तरह से एपीआई उसमें एआई किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, तो मैं पैरेलल में 2-3 चीज़ें लेके चलूंगा, तो आप लोग उसको फिर कवर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं चैटबॉट डेवऑप्स। ये बिल्कुल एक मैंने एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट किया, अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा, खाली। इसको हम इसमें ओपन कर लेते हैं कर्सर के अंदर। अच्छा, इसको बता, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इसको बताया कि हमने इसको नेक्स्ट जेएस में करना है, ठीक है। जो बैकएंड एपीआईज हैं इसको आप नेक्स्ट जेएस के अलावा नोड जेएस में भी, सिंपल एक्सप्रेस में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस में भी कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड जो नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, इसमें हम फ्रंट एंड बैकएंड सारा कुछ बनाते हैं। बट अगर हमने सिर्फ एपीआई बनानी है बैकएंड, तो बैकएंड एपीआई जो है वो हम खाली नेक्स्ट में भी बना सकते हैं, एक्सप्रेस में बना सकते हैं।
अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, तो अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट की है, ठीक है, आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी आपको बाद में। बट अभी तक इससे पहले हमने डिस्कशन की है कुछ, और अभी हमने स्टार्ट की है। तो अभी इसकी जो समरी है जो हम करने जा रहे हैं, इसमें सिंपल हमने एक एपी एप्लीकेशन बनानी है, और इसमें हमने ओपन एआई को इंटीग्रेट करना है, स्वैगर को इम्प्लीमेंट करना है, और सैनिटरी को इम्प्लीमेंट करना है। सही है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दिया है खुद से। हमने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं किया आज, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज़ करके जो प्रॉम्प्ट जनरेशन थी वो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखा दी थी, तो आप लोगों को आइडिया उसका हो गया होगा। वहाँ पे टाइम क्योंकि ज़्यादा लगता है। आज का जो पर्पज़ है वो ये है कि एपीआई को अंडरस्टैंड करना है कि एपीआई एक्चुअल में है क्या, और इसकी मॉनिटरिंग और इसकी टेस्टिंग वगैरह इसको हमने देखना है। तो बेसिकली ये जो एपीआईज हैं ये खाली वेब एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती, ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी होती हैं, डेस्कटॉप के लिए भी होती हैं, क्रोम एक्सटेंशंस के लिए भी होती हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके जो एंड्रॉइड या आईओएस डेवलपर्स हैं वो आपसे एपीआई की डिमांड कर सकते हैं कि हमें एपीआई बना के दें, ठीक है, या एपीआई का एंड पॉइंट बताएं कहाँ पे आपने इसको डिप्लॉय किया है, इसके बेस यूआरएल क्या है, और एंड पॉइंट्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कौन से एंड पॉइंट्स की टाइप के हैं। तो वो फिर आपने इस तरह का प्रोजेक्ट बना के सिंपल उनको दे देना होता है, डिप्लॉय करके दे देना होता है। अब ये जो हमारे पास चैटबॉट बन रही है इसके लिए हमें ओपन एआई की एपीआई की चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अगर बन सकती है तो। अच्छा, ओपन एआई का वैसे सबको आइडिया है, या थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ओपन एआई क्या चीज़ है, एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती है। आपको चैट जीपीटी का तो पता होगा, लेकिन चैट जीपीटी के बिहाइंड जो भी मॉडल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या हमें अपना मॉडल नहीं डिप्लॉय करना चाहिए, हम ओपन एआई को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सबको ये चीज़ें क्लियर है, या किसी किसी को नहीं क्लियर तो वो पूछ लें। सबको चीज़ इसका आइडिया है। आप प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स दें ताकि ना मुझे आइडिया हो कि आप लोग एक्टिव हैं, और यस सर, पता है। ठीक है। तो ओपन एआई को हम एपीआई की यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, जो एआई मॉडल्स होते हैं एक तो उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको रन करने के लिए आपको जीपीयू मशीन चाहिए होती है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टीपीयू मशीन का, कि टीपीयू मशीन क्या होती है, और पहले सीपीयू होता है, फिर जीपीयू होता है, फिर टीपीयू होता है, ठीक है। तो टीपीयू होता है कि जैसे अब जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, ये हो सकता है टीपीयू यूज़ कर रहे हो। तो जब भी हमने एआई मॉडल को चलाना है तो इसलिए हमें कम से कम एक जीपीयू मशीन चाहिए, ठीक है। अब जीपीयू मशीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अगर आप उसको पर्सनल परचेज करते हैं तो उसमें खाली जीपीयू मशीन मैटर नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ आपने उसके लिए डेडिकेटेड इंटरनेट भी चाहिए होता है, डेडिकेटेड आईपी चाहिए होता है, फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो सारा आपको करना होता है। तो लोग उस सोल्यूशन की तरफ जाने से बेहतर है, लोग कहते हैं कि हमें ऑनलाइन कोई ना कोई होस्टिंग मिल जाए जहाँ पे हम अपना मॉडल जो है डिप्लॉय कर सकें। अब ये सारे मॉडल जो हैं ये आपको हगिंग फेस पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हगिंग फेस के ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको एआई के सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। जैसे हम उसमें जीपीटी मॉडल कहते हैं, ये देखिए जैसे कीमी का मॉडल है, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस कीमी के मॉडल को आप रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मगर इनको यूज़ करने के लिए, इनको रन करने के लिए आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए, तो जो कि आपके पास लोकल तो नहीं होगा। और अगर आप लोकल अपना जीपीयू मशीन परचेज कर भी लेते हैं, उस पर इस मॉडल को रन करते हैं, तो स्टिल उसको दो चार बंदे ही यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा उसको आप उसको प्रोडक्शन में नहीं लेके जा सकते कि जहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ यूज़र आते हैं वो इस मॉडल को यूज़ करें। तो इसके लिए फिर या तो आपको ऑनलाइन किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि उन मॉडल्स को होस्ट करे और आपके यूजर्स को यूज़ कर सकें, बट उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उसको रन करने की जस्ट। तो इससे बेहतर है कि जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, अभी आपकी एप्लीकेशन स्केल कर रही है, तो फिर आप कोई एपीआई सर्विस यूज़ कर लें। अब जैसे चैट जीपीटी की ये जो ओपन एआई सर्विस है, ये बेसिकली करती है कि इन्होंने इसके इसके बैकएंड पे बहुत सारे एआई की जो मॉडल्स हैं वो रन किए हुए हैं, जिसमें जीपीटी 5.6 सोल है, टेरा है, लूना है, ठीक है। ऑडियो और इमेज के अलग से मॉडल्स हैं। फिर इसके साथ डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें फाइल सर्च है, वेब सर्च है, स्किल्स है, एमसीपी हैं, और फंक्शन कॉलिंग, ये सारे टूल्स हैं एक्स्ट्रा।
तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, इसके पीछे मॉडल्स वगैरह रन हो रहे हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि अपने इस अकाउंट को थोड़े से क्रेडिट्स से टॉपअप करना है, मतलब इसमें क्रेडिट्स ऐड कर देने के 5 या 10 क्रेडिट्स। तो यहाँ पे वो जो $5 के भी क्रेडिट्स है वो आपको पूरा महीना इजीली निकाल जाएंगे। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इतने महंगे जो है वो सर्वर्स लें, जीपीयू मशीन्स लें, इससे बेहतर है कि आप इनकी जो होस्टेड सर्विसेज है उसको यूज़ कर लें। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हमें ये सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा एपीआई कीज की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट एक एपीआई की बना देते हैं फॉर एग्जांपल कि चैटबॉट टेस्ट के नाम से। ठीक है, सर हम अपनी की बनाने के बजाय इनकी की भी तो यूज कर सकते हैं ना, अगर हम करना चाहें। हम इन्हीं की यूज़ कर रहे हैं, अपनी तो नहीं बना सकते। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि की नहीं एपीआई। एपीआई जी हाँ, इनकी एपीआई हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस क्या अभी आपको बताने का कि हम अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लर्न ये करना है कि बैकएंड एपीआई किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, उसको हमने सीखना है और उसी के अंदर हमने सीखना है कि ओपन ए को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम अपनी अपनी एपीआई की को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, वहां से हम इसको देखेंगे कैसे वर्क करती है, फिर इसी के अंदर हम थोड़ी सी वेब एप्लीकेशन भी ऐड कर देंगे, इसमें सेंट्री ऐड कर देंगे। तो पर्पज ये है। तो अगर आप ओपन एआई की जो की है उसको डायरेक्ट पोस्टमैन में टेस्ट करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन में यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें इशू कोई नहीं है। उसके लिए आपको बैकएंड नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसने बना दिया हमें और अब जाते हैं। अच्छा, इसने ये फाइल दी है एक .env.example। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये वाली, और इसके अंदर ऐड करते हैं। सही है जी। अब यहाँ पे हमने जो एपीआई की क्रिएट की है ना, इसको ये जो हमने एपीआई की क्रिएट की है इसको यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर रख देंगे यहाँ पे। सही है, तो अब हम इसको npm आई कर लेते हैं, अगर कोई पैकेजेस वगैरह हैं तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसमें कर लेते हैं npm run build। अब ये रन बिल्ड क्या करती है, प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट करती है। npm अच्छा जी, तो हमारी एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट 3000 पे इस पोर्ट पर रन हो रही है। हम जाते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब इसने खुद से सिंपल सी चैट एप्लीकेशन बना दी है, मतलब वेब बना दी है, मगर हमारा जो पर्पस है वो ये है कि इसमें स्वैगर इंप्लीमेंट करना, स्वैगर के जरिए देखना है कि हमारे एपीआई के कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं। तो मैं इसी को बोलता हूँ कि इसमें आप स्वैगर इंप्लीमेंट कर दो। जब तक इंप्लीमेंट कर रहा है साथ हम उसको पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। अब ये पोस्टमैन क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक सिंपल सी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि यूज़ होती है आपकी एपीआई को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जब भी कोई ओपन आपने कोई भी एपीआई टेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन एआई को भी टेस्ट कर रहे हैं कि ओपन एआई सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, या कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई को टेस्ट करना आपने, ये मेक श्योर करने के लिए कि इसको कौन से पैरामीटर देंगे तो उसकी क्या आउटपुट आएगी, वो सारे के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एपीआई की कुछ टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये सी मेन टाइप्स होती हैं। तो गेट बेसिकली क्या करती है कि जब अपने डेटा गेट करना हो किसी पैरम की बेस पे, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि स्टूडेंट की आईडी आप पास करें और स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको मिल जाए, तो ये आपकी गेट एपीआई है। पोस्ट एपीआई क्या करती है, जब अपने को डेटा पोस्ट करना हो, जैसे फाइल्स वगैरह आप अटैच कर सकते हैं या कोई फॉर्म अपने पोस्ट करना है, तो वो आपका पोस्ट रहता है। पुट क्या करता है, बेसिकली ये एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करता है। और इसी तरह डिलीट क्या करता है कि किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए। लेकिन आप सारे काम सब में भी कर सकते हैं, गेट के अंदर भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। गेट के अंदर आप सिर्फ डेटा फाइल अपलोड नहीं कर सकते, मगर बेस्ट ये होता है कि आप इनको प्रॉपर जो
जिस तरह की एपीआई, जिस तरह का आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वैसे ही इसकी टाइप भी यूज करें। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे और अच्छा जी, इसमें हमने एपीआई डॉक्स ऐड कर दी हैं। अगर हम यहाँ पर डॉक्स पे जाएंगे ना तो हमें स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका जरा थीम चेंज कर लूँ। जी, तो ये देखें किसने हमें डॉक्यूमेंटेशन दे दी है, ठीक है। अब ये एक सिंपल इसने एक एपीआई क्रिएट किया, उसने बता दिया किसकी टाइप जो पोस्ट है। हम यहीं से एपीआई को टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज नेक्स्ट जैसा इसका हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहीं पे इसका हम इसका रिस्पॉन्स भी दे देगा। पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल के साथ टेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम उसको डायरेक्ट एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ इसने डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया कि ये किस तरह का मैसेज एक्सेप्ट करेगी, किस तरह की पैरम एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी किस तरह से आउटपुट आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और एंड पॉइंट डाल के चेक कर लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि हमारी एपीआई की हेल्थ का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो हेल्थ वाला जो एंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर डेवऑप्स, कि देखना कि एपीआई वाकई सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो अच्छा, इसके साथ साथ में हम इसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी एपीआई को जो अभी तक हमें एक बना के दिए हैं ना, इसको अगर हमने अपनी एप्लीकेशन में टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके क्या होगा, एपीआई चैट, ठीक है। एपीआई चैट, तो ये जो लोकल होस्ट 3000 है ये इसका बेस यूआरएल है, ठीक है, जो कि सेम रहता है। या फिर एपी जो स्लैश एपीआई ये भी बेस यूआरएल में शामिल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही रहता है। बस इस एंड पॉइंट है जो स्लैश चैट है ये चेंज हो सकता है। जैसे चैट की जगह हेल्थ आ सकता है, या फिर चैट की जगह कोई कुछ और भी आ सकता है। अब इसकी देखिए, आप टाइप देखेंगे पोस्ट एपीआई है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे फिलहाल हमने गेट गेट किया हुआ है तो इससे वर्क नहीं करेगी, इसको पोस्ट करना पड़ेगा। और इसकी इनपुट क्या होगी, मैसेज। तो इसका हम देखेंगे बॉडी में हम देखेंगे इसको रॉ में, और यहाँ पे हम इसको जीएसएम फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो जिस टाइप की इनपुट आपसे रिक्वायर्ड होगी उसी टाइप की अपनी इनपुट यहाँ पे देनी है। वो फॉर्म डेटा भी हो सकता है, यूआरएल इनकोडेड भी हो सकता है, और प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। तो खैर अब इसको रन करते हैं, यहाँ से वर्क करती है कि नहीं करती। फेल टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ओपन, ठीक है। अब ये इसका रिस्पॉन्स फेल हो रहा है, मतलब ये कि इसने ओपन एक साथ इंटरेक्शन इसकी हो गई है। हमारा हमारी जो एपीआई उसने वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया है, और दूसरे एंड से हमारी एपीआई जो ओपन एआई जो है वो भी, उसको भी कॉल जा रही है, बट वो फेल हो रही है। फेल होने की रीजन क्या हो सकती है कि वहाँ पे हमारे पास क्रेडिट्स नहीं है। जी, किसी क्वेश्चन तक इसने हैंड रेज किया था। जुहेब, इसमें हम गेट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप गेट और पोस्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। पोस्ट में अपने डेटा क्रिएट करना होता है, डेटा सर्वर को पोस्ट करना होता है, या फिर कोई इमेजेस वगैरह कोई फाइल वगैरह हम सर्वर को पोस्ट कर सकते हैं। और गेट में क्या करना था कि हमने किसी पैरम के बेस पे डेटा फैच करना होता है। यहाँ पे पोस्ट भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। गेट में भी यही काम हो जाएगा, पोस्ट में भी यही काम हो जाएगा। सही है जी। तो अब देखते हैं कि इसने एंड पॉइंट ऐड किया कि नहीं किया। अच्छा जी, इसको हम ना रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसने गेट का हेल्थ पॉइंट ऐड कर दिए। अब ये हेल्थ पॉइंट क्या करेगा, ये सिंपल हमें बताएगा कि हमारी एपीआई की हेल्थ कैसी है। ये सारी रेस्टफुल एपीआईज ही हैं। हम जो यूज करते हैं रेस्टफुल एपीआईज ही यूज करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमने जो हेल्थ पॉइंट ऐड किया है, तो हेल्थ पॉइंट से क्या हुआ कि इसने बता दिया कि हमारे
जो एपीआईज है उसका स्टेटस ओके है, सर्विस का नाम ये है, ये इसका वर्जन है, टाइम स्टैम्प और बाकी जो भी चेक्स हैं वो सारे ऐड कर दिए। साथ उसने बता दिया कि जो ओपन एपीआई हमने इसमें इम्प्लीमेंट की थी उसका स्टेटस तो अप है, बट मैसेज इसमें से क्या आ रहा है, अच्छा उसने ये भी बता दी कि ओपन एपीआई भी कन्फिगर्ड है। अगर हमने ओपन एपीआई की जो है वो .env में ना ऐड की होती थी, इसने हमें बता देना था कि यहाँ पे ओपन ए की जो की है वो ऐड नहीं हुई है। सही है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास स्वैगर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई है दोनों एपीआई की, और इसके साथ हमारी एपीआई भी इंप्लीमेंट हो गई हैं। अब हम जाते हैं सेंट्री की तरफ कि सेंट्री को हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो सेंट्री डॉट आई में जाते हैं, हम करते हैं, सॉरी साइन इन करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास है, इसी का हम कहते हैं कि प्लीज सेंट्री मैंने आपको बताया था कि किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, कि जैसे हम AWS के अंदर क्लाउड वॉच यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के लॉग्स को देखने के लिए, तो वैसे ही ये भी है, और ये उससे ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इजी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है। इवन के जो क्लाइंट्स हैं जिनको अपनी एप्लीकेशन बना के देनी है, कि जिनकी अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उनको AWS यूज़ करना ज़रा मुश्किल लगता है, तो सेंट्री वो यूज़ कर सकते हैं इजीली। जब तक सेंट्री ऐड हो रही है इसके लिए हमें एपीआई कीज चाहिए होंगी, वो हम देख लेते हैं कहाँ पे मिलेंगे हमें। इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल ये कोई भी XYZ एपीआई की बनी हुई है, तो ये इसकी डीएसएन टूल्स होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें ये आ गया डीएसएन की इसका, दोनों में सेम की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसका हम प्रोडक्शन क्या देते हैं ताकि वो मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दे, डेवलपमेंट बोलेंगे तो वो मॉनिटरिंग स्टार्ट नहीं करेगा। तो अब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड, NPMI कर लेते हैं ताकि अगर कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल हुआ तो वो इंस्टॉल हो जाए, और NPMI रन बिल्ड कर लेते हैं ताकि कोई एरर है तो उसका पता चल जाए। और npm run, अच्छा जी, तो हम जाते हैं वापस इश्यूज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा उसको कॉल करते हैं, पहले वाले एंड पॉइंट को पोस्ट वाले को।
ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एरर आई है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अब ये एरर जो है वो हमें वहाँ पे पता चल जाएगी। टेक मी टू द एरर। अच्छा जी, तो अभी देखेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो एरर आई है ना, उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि क्या एरर हो सकती है। एरर क्या है कि यू हैव नो क्रेडिट्स रिमेनिंग, ऐड क्रेडिट्स टू कंटिन्यू यूजिंग एपीआई एट दिस। ठीक है, उसने सारी भी बता दिया। मगर अगर इसको हम नॉर्मली देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर एरर क्या आई है। इवन कि अगर हम क्लाउड वॉच को भी देखें तो वहाँ पे भी हमें एरर की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता चलेगी। उसको देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिबगिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसने आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बता दिया और इवन के साथ आपको रिकमेंडेशन भी दे दी कि इसको किस तरह से आप रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एरर आ गई है। अब जो भी एरर्स आएंगी वो आपको यहीं पे पता चलती रहेंगी। अच्छा जी। हम्म। अच्छा ठीक है। अब ये एरर आई क्यों है? क्योंकि हमने ओपन ए का फ्री वर्जन यूज किया। इसके अंदर कोई भी फंड्स वगैरह नहीं पड़े हुए। ठीक है, इसमें जीरो है। अब इसमें आपको फंड्स वगैरह ऐड करके चेक करवा देता हूँ ताकि हम इसका जो जो रनिंग वर्जन है वो भी देख लें। तो उसके लिए मुझे अपनी एक प्रोडक्शन की एपीआई की यूज़ करनी पड़ेगी, वो मैं कर लेता हूँ। एक मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयर को ऑफ करूंगा क्योंकि ये प्रोडक्शन की एपीआई है। तो इसको कॉन्फ़िगर करना होगा आपको बताता हूँ। ठीक है। ओके, अब मैंने प्रोडक्शन की जो जिस एपीआई के अंदर फंड्स पड़े हैं वो मैंने ऐड किए। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। इसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी अपने डॉट एनवी के अंदर कुछ चेंज करनी है, अपनी इसको रिस्टार्ट करना है। एक और चीज़, किसी का कोई इशू आ रहा था कि आई डोंट नो वो डेवऑप्स में था कि कौन दूसरे किसी पर इंटर्नशिप में था। तो उनका एरर ये आ रहा था कि वो डिप्लॉयमेंट तो कर रहे थे लेकिन जो वेरिएबल्स है वो उनका इफेक्ट कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बताता चलो कि जब भी आपने डॉट एनवी में कोई चेंज करना है ना, तो साथ ही आपने उसकी दोबारा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका सर्वर जो है वो रिस्टार्ट होगा और उन डॉट एनवी का इम्पैक्ट आएगा। जोहेब भी ये टेस्टिंग के लिए है, ये भी मैं डिलीट कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो अच्छा जी, तो ये आप लोग नोट कर लें भी लें तो कोई मसला भी नहीं है, खैर है। अच्छा जी, अब दोबारा देखते हैं कि पहले हमें एरर आया था, अब देखते हैं कि ये हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता। ठीक है, तो अब उसने हमें प्रॉपर रिप्लाई दिया है कि नेक्स्ट जेएस इज ओपन सोर्स
रिएक्ट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय वर्सल डैट इनेबल डेवलपर्स टू बिल्ड। अब हमें इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आया, सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई एरर वगैरह, कोई लॉग्स वगैरह तो क्रिएट नहीं हुए, फीड में चले जाते हैं। ठीक है जी। तो इसने हमें सिर्फ एक ही एरर बताया था जो कि बाकी एप्लीकेशन के अंदर एरर आया था, इसके अलावा इसने एक्स्ट्रा लॉग्स वगैरह कोई भी क्रिएट नहीं किए। जबकि अगर हम क्लाउड वॉच को देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉग्स क्रिएट होते हैं और एरर्स को ढूंढना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो टेक्निकल पर्सन होता है, जो डेव ऑप्स, उसके लिए तो वो आसान है, बट जो नॉन टेक्निकल है, जो ले मैन है, क्लाइंट जो होते हैं, उनको उनको उनके लिए मुश्किल होता है वहाँ पे कोई एरर्स वगैरह को फाइंड आउट करना। तो ये सबसे बेसिक एक सिंपल सी चीज़ है सेंट्री, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो सेंट्री ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने वर्सल यूज़ किया था कि आप बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, सिंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसके लिए आप वर्सल यूज़ कर रहे थे। इसी तरह अगर अपनी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेंट्री यूज़ कर लें। सेंट्री जो है वो इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जैसे आपकी एप्लीकेशन स्केल होगी और उसमें जो है ना वो ट्रैफिक इंक्रीज होगी, तो तब फिर आपको सेंट्री का पेड वर्जन भी लेना पड़ सकता है। अच्छा, इसी तरह एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, लास्ट टाइम शायद वो जेन से निकल गई थी। आप लोगों ने PM2 को यूज़ किया था। PM2 को आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होती रहे बैकग्राउंड में, और वो हम PM2 के साथ कर रहे थे। तो आपको पता है कि आप PM2 की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। PM2, खाली PM2 कर लेंगे वैसे। तो जैसे आप PM2 स्टार्ट करेंगे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक की मिलेगी, वो सिंपल अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर देनी है वहाँ पे। और आपके एप्लीकेशन के जो लोग हैं उसका क्या स्टेटस है, एप्लीकेशन अब जैसे एक PM2 की सर्विस के ऊपर आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन चाहे ऐड कर लें, तो उन सब एप्लीकेशंस के जो स्टेटस है वो आपको फिर इसी पोर्टल में नजर आ जाएंगे। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में आप इसको पेड में भी लेके जा सकते हैं अगर आप लेके जाना चाहें तो। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इशू है यहाँ पे तो पूछ लें प्लीज। अच्छा, अब यहीं पे जो हमारी एप्लीकेशन है इसको हम एक प्रॉपर चैटबॉट की शेप दे देते हैं, तो ताकि हमें एक प्रॉपर एप्लीकेशन मिल जाए। अच्छा जी, अब वापस हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ और लेट्स सी कि अभी क्या बना है। ओके, तो ये बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन बना दी है, और इसको हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्सप्लेन नेक्स्ट यस राउट हैंडलर सिंपली, लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है। ठीक है, इसके यहाँ पे रिस्पांस आ गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके जो टेक्स्ट है ना, ये फॉर्मेटेड नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें स्टैटिक्स वगैरह लगे आ रहे हैं, तो इसका हम ये कहते हैं कि इसमें
सही है। अब देखते हैं कि अभी क्या आपको चेंज हुई है, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब इसने फॉर्मेटली रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ तक हमने भी अब तक जो किया है कि अपनी एप्लीकेशन बनाना भी सीख ली है, साथ उसको डिप्लॉय करना भी सीख लिया, उसको मॉनिटर करना भी सीख लिया है, और साथ साथ मैंने आपको डेटाबेसेस का भी बता दिया। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप लोगों को ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए कि वेब के कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, बैकएंड के कौन से होते हैं, डेटाबेसेस किस टाइप की होती हैं, तो तभी आप इनकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वेब वेब की जो टेक स्टैक है, तो मीन स्टैक तो खैर पुराना था जिसमें एक्सप्रेस और एंगुलर यूज करते थे। मैं अभी थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी स्टैक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज मिल जाए, ठीक है। जबकि मन स्टैक का तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो जो मीन स्टैक थी बेसिकली इसमें एंगुलर यूज होता था, अभी भी यूज होता है, बट अब ज्यादातर लोग जो है वो मन स्टैक यूज करते हैं। तो इसमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और नोड.जेएस और साथ एंगुलर, लेकिन इसमें एंगुलर की जगह रिएक्ट जेएस यूज होती है, ठीक है। अब इसी तरह अब रिएक्ट जेएस की जगह हम लोगों ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट जेएस यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस में क्या हुआ कि ये जो नोड जेएस था, ये एक्सप्रेस था, ये दोनों चीजें ये रिप्लेस हो गई। यूज तो होती हैं, बट एज अ फुल स्टैक हम एक ही इसकी कोड बेस बनाते हैं कि हमें जो नोड जेएस है उसका अलग से प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता, बल्कि हम खाली नेक्स्ट जेएस के जो राउट्स हैं, एपीआई राउट्स हैं, उसी को यूज करके तो फुल स्टैक एप्लीकेशन बना लेते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ता था कि नोड जेएस की अलग से एपीआई एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी और फ्रंट एंड की अलग से बनानी पड़ती थी, और दो कमांड यूज करनी पड़ती थी उनको रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बैकएंड एपीआई को रन करने के लिए आप यूज करते थे npm run स्टार्ट कॉलन डेव, और फ्रंट एंड को रन करने के लिए npm run dev यूज करना पड़ता था। तो फिर वो दो अलग अलग पोर्ट्स पे रन होते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि npm run dev करें तो आपको 3000 पोर्ट पे दोनों एप्लीकेशन रन हो जाती हैं एक ही कोड बेस के अंदर। तो हम उसको नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक एप्लीकेशन कहते हैं, और वो इजीली एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय भी हो जाती है, वरना आपको डिप्लॉयमेंट्स भी उसकी दो दो करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल मन स्टैक और नेक्स्ट जेएस। तो अगर हम वैसे इसका देख लेते हैं कि मन स्टैक में क्या क्या होता है जी। मोंगोडीबी होती है, मोंगोडीबी की जगह कोई आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, फायरबेस सिंपल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। आप उसकी जगह जो है सुपरबेस भी यूज कर सकते हैं, सॉरी सुपरबेस कह रहा हूँ, माई सीक्वल यूज कर सकते हैं, पोस्टग्री सीक्वल यूज कर सकते हैं, एमएस सीक्वल यूज कर सकते हैं, सीक्वल लाइट यूज कर सकते हैं। ये सारी डेटाबेसेस की टाइप्स होती है, इसमें ओरेकल भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो सबसे बेसिक फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, वो है एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। और एक्सप्रेस के बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेस्ट जेएस, जो कि बैकएंड एपीआई के लिए यूज होता था। अब नेस्ट में क्या डिफरेंस था कि भाई वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट आ गई थी। टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है जी, कि आप टाइप्स डिफाइन कर देते हैं, वरना सिंपल एक्सप्रेस की अगर बात करें तो आप कोई भी वार या लेट करके लेट एक्स इक्वल टू 5 करेंगे तो उसको पता चल जाएगा मैं जो है वो इंटीजर वेरिएबल हूँ, इंटीजर टाइप वेरिएबल हूँ। अगर आप लेट एक्स इक्वल टू अली करेंगे तो वो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा मैं जो है वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हूँ। लेकिन उसमें इशू क्या होता था कि समटाइम हम उसमें 1 2 3 सेव कर देते थे, समटाइम उसमें हम स्ट्रिंग सेव कर देते थे, तो वो उसी लिहाज से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन जब हम फॉर एग्जाम्पल उस पर कैलकुलेशन पे आते थे तो वहाँ पे मसला बन जाता था जी, इसमें पहले तो 5 था, तो बाद में इसमें एक्स वाई जी सेव कर दिया तो ये स्ट्रिंग टाइप हो गया, तो अब उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे सी और सी प्लस प्लस में करते थे। हाँ, जैसे सी और सी प्लस में आप उसमें कास्टिंग आई थिंक वहाँ पे कंसेप्ट होता है, वो करते थे। तो इसके लिए फिर हमारे पास आ गया रिएक्ट सॉरी टाइप स्क्रिप्ट आ गई। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, वहाँ पे हम इसके टाइप्स डिफाइन कर देते हैं कि स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स आ गए, उसके बाद नेस्ट जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा था मन स्टैक। इसी तरह जो एंगुलर है वो भी इसका इसी तरह का फ्रेमवर्क है। अगर आपको नेस्ट जेएस आती है तो एंगुलर भी उसी से मिलता जुलता है, इसमें मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं और एक प्रॉपर
स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे रेस्ट एपीआई है, तो रेस्ट एपीआई के जो आउटपुट स्ट्रक्चर है वो जीएसएन टाइप का होता है। तो वैसे ही ये भी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है कि इसके अंदर आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स का और आगे सर्विसेज वगैरह का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम बाकी फ्रेमवर्क्स की बात कर लेते हैं। जो पाइथन है, पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें डिजेंगो आता है, फ्लास्क वगैरह आते हैं। इसी तरह रूबी एंड रेल्स एक अलग से लैंग्वेज है, डॉटनेट एक अलग से स्टैक है। डॉटनेट के अंदर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आए थे। डॉटनेट के अंदर अगर हम बिल्कुल स्टार्ट की बात करें तो डॉटनेट स्टैटिक पेजेस होता था, फिर डॉटनेट वेब फॉर्म्स आ जाते हैं, डॉटनेट विंडोज फॉर्म आ जाते हैं, डॉटनेट एमवीसी, और उसके बाद डॉटनेट जो कोर आ जाता है। तो ये डॉटनेट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। इसके अंदर सी शार्प यूज होती है ज़्यादातर, इसके अंदर सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल सर्वर यूज करते हैं। अब जो सीक्वल सर्वर यूज करते हैं आप लोगों ने, वैसे माई सीक्वल और जो आप सुपरबेस वगैरह यूज कर रहे हैं पोस्टग्री वगैरह के साथ, उसमें तो आपको स्टोर प्रोसीजर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम डॉटनेट की एप्लीकेशंस देखेंगे ना, तो वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं। अब स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ये डेटाबेस का अलग से कॉन्सेप्ट है कि बजाय इसके कि आप कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी जो है वो आप उसके लिए कोई उसको कोडिंग के अंदर करें, अपनी एप्लीकेशन के कोड के अंदर उसको क्यूरीज को करें, आप उसको सर्वर पे एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं जो कि फंक्शन की तरह वर्क करता है। उसका पैरामीटर पास करते हैं और उन पैरामीटर्स की बेस पे वो आपको आउटपुट दे देता है। तो उसके अंदर आप पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, जैसे इफ कंडीशन होती है वहाँ केसेस होते हैं, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एपी जो क्यूरीज होती हैं वो बजाय आपके कोड में आके एग्जीक्यूट हो, वो आपके डीबी सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो वैसे तो पोस्टग्री सीक्वल में भी वो काम कर सकते हैं, बट सीक्वल जो सर्वर होता है, एमएस सीक्वल सर्वर डॉटनेट वाले, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरे स्टैक्स की बात करें तो उसमें मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फिर हमारे पास फ्लटर आ जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन में 4-5 टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक तो iOS और एंड्रॉइड नेटिव यूज होता है, जो कि नेटिव एप्लीकेशंस को बनाने के लिए होता है। नेटिव एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि जो कि नेटिव मॉड्यूल्स को इजीली यूज कर सकते हैं और आपको नेटिव लेवल पे उसका कंट्रोल मिलता है। फॉर एग्जांपल कैमरे का जो कंट्रोल है, ठीक है, इसी तरह जो जीपीएस है और लोकेशन सर्विसेज वगैरह, तो आपको जो फुल कंट्रोल है वो आपको नेटिव एप्लीकेशन में मिलता है। लेकिन इसके जो नेटिव एप्लीकेशन हैं वो आप सिर्फ एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड के लिए ही बना सकते हैं, iOS है तो iOS के लिए ही आप बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपने एक ही कोड लिखना है और उससे आपके iOS भी बन जाए, एंड्रॉइड भी बन जाए, उसके लिए फिर हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसके अंदर है फ्लटर है, आयोनिक एक फ्रेमवर्क होता था, अब भी शायद हो, और उसके बाद है जी रिएक्ट नेटिव है। अब रिएक्ट नेटिव में 2 चीज़ें आई थी, रिएक्ट नेटिव CLI और रिएक्ट नेटिव एक्सपो। तो जो एक्सपो फ्रेमवर्क है ये नेटिव तो नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। तो रिएक्ट नेटिव में 2 फ्रेमवर्क्स इसलिए दिए कि अगर आपने सिंपल एप्लीकेशन बनानी है जिसमें सिंपल करेक्ट्स हों, और आपने कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं बनाई जिसमें कैमरा हो, कैमरे के अंदर फिल्टर्स वगैरह हो इस तरह की, तो वो फिर आप एक्सपो में बना सकते हैं। मगर अगर आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है जिसमें नेटिव फंक्शनलिटी आपको चाहिए, नेटिव लेवल मॉड्यूल यूज करने हैं अपने कैमरा और इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप उस पर एक नेटिव में बना सकते हैं। रिएक्ट नेटिव भी नियर टू नेटिव है बट फुली नेटिव नहीं है। तो ये मोबाइल फ्रेमवर्क्स हैं। इसी तरह मतलब रूबी एंड रेल्स और ये बाकी चीज़ें तो है ही हैं। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आप जैसे PHP है, PHP के आगे फ्रेमवर्क निकल आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें वर्डप्रेस भी है, वर्डप्रेस की डिप्लॉयमेंट का अलग से तरीका होता है, ठीक है, वर्डप्रेस की डिप्लॉयमेंट के लिए अलग से प्रॉपर CRMs वगैरह बने होते हैं। तो स्प्रिंग बूट है, तो आप ये यूज कर सकते हैं सारे फ्रेमवर्क्स। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को इन सारे फ्रेमवर्क्स को किस तरह से डिप्लॉय करना है और इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पता होना चाहिए। आप लोगों ने जो अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो टास्क आप लोगों का जो अपने करना है, आप लोगों ने बेसिकली थियोरेटिकल नॉलेज गेट करने की कोशिश करनी है डोकर्स के ऊपर। डोकर क्या होता है, डोकर्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आपने जरा अपने तौर पे R&D करनी है, कोशिश करनी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो आपको एक एक्सपोजर मिल गया इस टेक्नोलॉजी का और आपके पास ChatGPT जैसी चीज़ें भी हैं, तो अब इनको इम्प्लीमेंट करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों के पास जो भी फ्री में AWS के अकाउंट्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जो है ना उसको यूज़ करें, डोकर्स कंटेनर वगैरह को करें। आप उसको EC2 में भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर आपको अपने तौर पे इसका नॉलेज गेट करना है। तो डेट्स इट फ्रॉम फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन होगा। उसमें हम फिर देखेंगे कि आपने अब जितना भी नॉलेज आपने गेट किया इसको आगे
यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है किसी वीक में अपनी कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई टूल आपने बना के दिखाना है। जैसे भी अब हमने चैट एप्लीकेशन बना दी है तो आपके सामने कितना टाइम लगेगा इसको बनाते हुए। तो आप सिंपल कोई भी टूल्स बना सकते हैं, PDF टू इमेज टू PDF, QR कोड स्कैनर टूल बना सकते हैं और ऑनलाइन नोटपैड वगैरह इस तरह के कोई ना कोई टूल्स बनाए। इन टूल्स का फायदा क्या होता है, जैसे जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, टू PDF कन्वर्टर। आप देखेंगे, अब देखें इसके नीचे ये ऐड आ रहा है। अब ये जो शख्स है ये इस ऐड से बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है। ये आपको फ्री में टूल तो दे रहा है और इस टूल को बनाने में 5 मिनट लगेंगे कर्सर से, लेकिन उसके बाद जब आप इस पे ऐड लगा देते हैं, और लोगों के ये काम का टूल है कि जब भी अपनी इमेज को PDF में कन्वर्ट करना है तो बजाय आप जो है वो कोई बड़ा टूल यूज़ करें कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह, तो उससे बेहतर है कि आप सिंपल वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे कन्वर्ट करें और अपना एक्चुअल में काम करें। इसी तरह फोटो रिसाइज वगैरह और फैब आइकन जनरेटर, ये बड़े छोटे छोटे टूल्स हैं। इसने भी शायद और भी टूल्स इसमें ऐड किए होंगे, ये देखें PDF टू JPG, PDF टू वर्ड। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप बना सकते हैं इजीली यूजिंग कर्सर, और इसके ऊपर गूगल एड्स लगा के आप इसमें से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई ना कोई अपने आइडिया सोचने जो कि क्विकली बन जाएं, और नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपने इसको डिप्लॉय करना है, लाइव करना है। तो इसको जो आप अपना जो AWS अपने फ्री कैरेक्टर्स अपने उसके ऊपर डिप्लॉय कर लें, या फिर आप इसको वर्सेफुल कर लें, लेकिन आपने इसको लाइव करके तो इसका जो भी डेमो होगा वो आपने एक तो सबमिट भी करवाना है, दूसरा आपने इसको लिंक्डइन के ऊपर लाजमी शेयर करना है। लिंक्डइन का फायदा क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल आप बनाते हैं, वहाँ पे अपने डेमोज वगैरह लगाते हैं प्रोजेक्ट्स की, जो भी आप सीख रहे हैं वहाँ पे पोस्ट करते हैं, उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ पे मैसेज आता है कि आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको पता चलता है कि आपने कोई चीज़ सीखी है या फिर आप एक्टिव हैं इस फील्ड के अंदर ना। और दूसरा कोई HR अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो जो HRs होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है अपनी प्रोफाइल पे वो क्या है, किस तरह की एक्टिविटी है। तो अगर वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं टेक्निकल जो आप सीख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। और दूसरा एक आप लोग इसके डेमोज वगैरह वहाँ पोस्ट करें। हमारा जो कंपनी के पेजेस हैं, जो मेरा अपने जो पेज है वहाँ पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 22,000 ऊपर है। तो वहाँ पे हम आप लोगों को प्रोफाइल्स को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा जो नेटवर्क है उसमें भी आपकी जो प्रोफाइल्स हैं वो सर्कुलेट करें। वहाँ पे फिर HRs भी हैं, कंपनीज भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई ना कोई आपके साथ आ जाए जिसको ज़रूरत हो डेवऑप्स से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हमारे एंड पे जो भी हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर आप लोग चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं और कितना आगे सीखते हैं। तो डेट्स इट। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर सेशन एंड करते हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जी फराज। जी जी सर, मैंने एक वो टूल बनाया था वर्ड टू PDF, उसका मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप चेक करके बताएंगे कि सही है या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ना आप मुझे DM कर देना, मैं इंशाल्लाह वहाँ से फिर आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ जी, वो DM, क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मुझे DM कर देना। सही है, ओके ओके। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।